हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री गणनी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं प्रताप सिंह, आपका हिस्ट्री का एजुकेटर, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, और आज हमारा जो टॉपिक है वो कक्षा 12 से लिया जाएगा। ठीक है, कक्षा 12 और पाठ 4 जो टॉपिक है उसका नाम है महाराणा प्रताप। क्या नाम है टॉपिक का? हमारे टॉपिक का नाम है महाराणा प्रताप नाम है। और महाराणा प्रताप को मैं नहीं जानता कि सोचता कि किसी भी पहचान की मोहताज है। महाराणा प्रताप एक भारतीय इतिहास में एक ऐसी शख्सियत है जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। सभी जानते हैं कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे और उन्होंने जीवन भर अपनी स्वतंत्रता के लिए मुगल शासक अकबर से संघर्ष किया और मरते दम तक कभी भी उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। भारत के और राजस्थान के तमाम शासकों ने, राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और आरामदायक जीवन व्यतीत किया। अपना स्वाभिमान बेचकर, अपनी स्वतंत्रता बेचकर वो आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहे थे। वही महाराणा प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता को जीवित रखते हुए, अपने स्वाभिमान को जीवित रखते हुए, अपनी संप्रभुता को जीवित रखते हुए आराम का जीवन ना चुन करके कठिनाई का जीवन चुना। और शायद इसीलिए भारतीय इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम सभी वीरों में सबसे ऊंचाई पर है और सबसे पहले लिया जाता है। जब भी स्वतंत्रता का नाम आता है तो महाराणा प्रताप का नाम अवश्य ही लिया जाता है। तो महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ी, तो महाराणा प्रताप स्वतंत्रता के एक पर्याय बन गए, स्वतंत्रता का दूसरा नाम बन गए और वो नाम है महाराणा प्रताप। ठीक है, अब देखते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप तो ये कब राजा बने? 1572 में राजा बने थे और 1597 ईस्वी तक ये राजा रहे थे, यानी कि 1597 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अकबर द्वारा चित्तौड़ आक्रमण करने और जयमल फतह का प्रतिरोध मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के समय 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी को अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। देखिए, 1567-68 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और उस समय मेवाड़ के राणा कौन थे? महाराणा प्रताप के पिताजी महाराणा उदय सिंह। तो महाराणा उदय सिंह चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भार अपने दो सैन्य योग्य सेनानायक जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया को सौंपकर चले गए थे और इन दोनों ने मुगल सेना को काफी देर तक रोक के रखा था। ठीक है, और अकबर भी इनकी वीरता से प्रभावित था। तो इन दोनों ने केसरिया धारण किया था और इनकी पत्नी जो थी फत्ता सिसोदिया की फूल का, उन्होंने जौहर किया था। और ये राजस्थान का ये चित्तौड़ का तीसरा साका था। साका क्या होता है? जब आदमी केसरिया धारण करते हैं, केसरिया और प्लस जौहर, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है साका कहलाता है। केसरिया क्या होता है कि जब राजपूत योद्धा को ये दिखता था कि अब जीत हमारे पक्ष में नहीं है, हम जीत नहीं सकते और युद्ध के दुर्ग के अंदर रहकर हम दुश्मन सेना का ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं कि भाई अब मृत्यु हमारे सामने है। ठीक है, और हमारी मृत्यु कैसी होनी चाहिए? एक यादगार मृत्यु होनी चाहिए। हम डरपोक के भांति भागकर नहीं मरेंगे, शत्रु का सामना करते हुए, उससे लड़ते हुए मरेंगे। वो सर पर केसरिया साफा पहनते थे, धारण करते थे और दुर्ग के द्वार खोल करके शत्रु सेना पर टूट पड़ते थे। जब तक जिएंगे तब तक लड़ेंगे। ठीक है, हमारी मौत भी कैसी होनी चाहिए? एक यादगार मौत, ऐतिहासिक मौत होनी चाहिए। तो जयमल और पत्ता ने भी वैसा ही किया। और जो महिलाएं पीछे बचती थी वो क्या करती थी? जौहर आती है कि अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपनी इज्जत की रक्षा के लिए वो जलती हुई अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे देती थी। तो वो क्या कहलाता था? जौहर कहलाता था। चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ था? 1303 अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था, रानी पद्मावती ने किया था। ठीक है, रावल रतन सिंह थे तो वो लड़ते हुए मारे गए और रानी पद्मावती ने क्या कर लिया था? जौहर किया था। और ये क्या था? चित्तौड़ का पहला साका था। फिर किया 1534 ईस्वी में रानी कर्णावती, राणा सांगा की जो पत्नी थी कर्णावती ने किया था। और गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। और तीसरा होता 1567-68 ईस्वी में अकबर ने आक्रमण किया था। जयमल फत्ता लड़ते हुए मारे जाते हैं
और उनकी जो महिलाएं बचती है पीछे वो जौहर कर लेती है, और ये तीसरा साका होता है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा साके कहाँ हुए हैं? चित्तौड़ में हुए हैं 3 साके। और राजस्थान का पहला साका हुआ था रणथंभौर में हुआ था, 1301 ईस्वी में राणा हमीर ने किया था। ठीक है, तो कर दिया था। उदय सिंह के सेनापति जयमल और फत्ता ने लंबे समय तक दुर्ग की रक्षा के लिए सफल प्रतिरोध किया, किंतु 4 माह के लंबे घेरे के बाद मुगल सेना बारूद की सहायता से दुर्ग की दीवार तोड़ने में सफल रही। प्रत्यक्ष संघर्ष में अकबर की बंदूक से घायल होने के बावजूद जयमल ने अपने कुटुंबी कल्ला के कंधों पर बैठकर शत्रु से लोहा लिया। देखिए जयमल क्या हो जाता है कि अकबर की बंदूक होती है, उससे घायल हो जाता है। अकबर वो दुर्ग की मरम्मत करवा रहे होते हैं तो अकबर उन्हें अपनी बंदूक का निशाना बना लेता है जयमल को। ठीक है, तो जयमल का भतीजा होता है कल्ला राठौड़, तो वो क्या करता है कि जयमल को अपने कंधों पर बिठा लेता है। ठीक है, और फिर दोनों युद्ध करते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं? 4 हाथों वाला देवता बोला जाता है कल्ला राठौड़ को। 2 हाथ ऊपर जयमल के हो गए और 2 हाथ नीचे कल्ला राठौड़ के हो गए। तो 4 हाथों वाला देवता किसे बोलते हैं? कल्ला राठौड़ को बोलते हैं। ठीक है, जयमल और फत्ता की मृत्यु के बाद 25 फरवरी 1568 ईस्वी को चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। दोनों ने काफी लंबे समय तक मुगल सेना को रोक के रखा, लेकिन अंत में दोनों लड़ते हुए मारे गए। और इनकी बहादुरी से अकबर भी बहुत प्रसन्न हुआ, और अकबर ने इन दोनों की मूर्तियां बनवाई हाथी पर बैठे हुए, और उन्हें आगरा के किले के दरवाजे पर लगवाया था। जयमल और फत्ता सिसोदिया की मूर्तियों को लगवाया था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। इस संबंध में एक कहावत भी प्रचलित है, भूख ना मेटे मेड़ तो ना मेटे नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी मरिया मिटे चित्तौड़। यानी कि राजपूतों के मरने के बाद ही चित्तौड़ आपका हो सकता है, जब तक वो जीवित है चित्तौड़ पर आप अधिकार नहीं कर सकते। और जब तक जीवित थे जयमल और फत्ता, ठीक है, जयमल फत्ता नागौर के थे, याद रखना, सॉरी मेड़ता नागौर में ही आता है, मेड़ता के थे। ठीक है, और फत्ता मेवाड़ से ही बिलोंग करते थे। तो ये इनकी वीरता के संदर्भ में कहा गया है। अकबर इन दोनों योद्धाओं की वीरता से इतना मुग्ध हुआ कि आगरा के किले के प्रवेश द्वार पर इनकी गजारूढ़ हाथी पर बैठे हुए प्रतिमाएं स्थापित करवाई, जिनको देखने का उल्लेख फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने अपने यात्रा वृतांत ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में किया है। ये एक फ्रांसीसी यात्री था बर्नियर, जो शाहजहां के काल में आया था भारत में, याद रखिएगा। धर्मांध औरंगजेब ने इन मूर्तियों को कालांतर में हटवा दिया था। प्रारंभिक जीवन व राज्यारोहण। महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 में ज्येष्ठ शुक्ल होता है चांदना पक्ष। अब हम कहते हैं ना वही जो देसी कैलेंडर चलता है विक्रम संवत, तो उसमें एक आता है चांदना पक्ष और एक अंधेर पक्ष। तो चांदना पक्ष को क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष, और जो कृष्ण पक्ष आता है उसको क्या बोलते हैं? अंधेर पक्ष। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? विक्रम संवत 1597 में ज्येष्ठ महीना, ठीक है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया यानी कि ज्येष्ठ महीने की चांदने पक्ष की तीज को हुआ था। और आधुनिक डेट के हिसाब से माने तो कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग किसने बनाया था? महाराणा कुंभा ने बनाया था। और वास्तुकार कौन था? मंडन। वे मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे और उनकी माता का नाम जयवंता बाई थी, या जीवंत कावर या जयवंती बाई। किंतु उदय सिंह की एक अन्य रानी कौन थी? रानी भटियाणी धीर कंवर थी। धीर कंवर अपने पुत्र जगमाल को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाने के लिए उदय सिंह को राजी करने में सफल रही। यानी कि भाई नियम क्या होता है राजाओं के समय, शासक बनने का नियम क्या था कि जो राजा का सबसे बड़ा पुत्र होता है वही राजा की मृत्यु के बाद में राजा का उत्तराधिकारी होता है। तो महाराणा प्रताप महाराणा उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे, लेकिन राणा उदय सिंह की एक पत्नी और थी धीर कंवर। वो क्या है कि राणा जी को इस बात में राजी करने में सफल हो गई कि उसके बेटे जगमाल को राजा बनाया जाए, और महाराणा उदय सिंह ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उदय सिंह की मृत्यु के बाद जगमाल ने स्वयं को मेवाड़ का महाराणा घोषित कर दिया था, किंतु सामंतों ने प्रताप का समर्थन करते हुए उसे मेवाड़ के सिंहासन पर बैठा दिया
और इस प्रकार होली के त्योहार के दिन 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में महाराणा प्रताप का तिलक हुआ। महाराणा प्रताप के राज्यारोहण के समय मेवाड़ की स्थितियां काफी खराब थी। मुगलों के साथ चलने वाले दीर्घकालीन युद्धों के कारण मेवाड़ की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी थी। चित्तौड़ सहित मेवाड़ के अधिकांश भागों पर मुगलों का अधिकार हो चुका था और अकबर मेवाड़ के बचे हुए क्षेत्र पर भी अपना अधिकार करना चाहता था। इस समय चित्तौड़ के विध्वंस और उसकी दीन दशा को देखकर कवियों ने इसे आभूषण रहित विधवा स्त्री की उपमा तक दे दी थी। शासक बनने पर प्रताप ने आमेर, बीकानेर, जैसलमेर जैसी रियासतों की तरह अकबर की अधीनता स्वीकार न कर मातृभूमि की स्वाधीनता को महत्व दिया था। देखिए 1570 ईस्वी की बात है। 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। क्या लगाया था? अकबर ने नागौर में दरबार लगाया था। अकबर आया था अजमेर ख्वाजा साहब के दर्शन करने के लिए और फिर वो नागौर आया था। और इस नागौर दरबार में राजस्थान के सभी राजपूत शासक उपस्थित हुए थे। राजस्थान के सभी राजपूत शासक केवल एक को छोड़कर, और वो थे महाराणा उदय सिंह। कौन थे? महाराणा उदय सिंह को छोड़कर, ठीक है ना। इनको छोड़कर के सारे उपस्थित हुए और उन्होंने क्या किया? अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उनसे मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। क्या कर लिए थे? मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। लेकिन मेवाड़ ने मुगलों के आगे घुटने नहीं टेके थे। शासक बनने पर प्रताप ने आमेर, बीकानेर, जैसलमेर जैसी रियासतों की तरह अकबर की अधीनता स्वीकार न कर मातृभूमि की स्वाधीनता को महत्व दिया। अगर महाराणा प्रताप चाहते तो वो भी अकबर की अधीनता स्वीकार करके आराम से जीवन जी सकते थे, लेकिन उनके लिए आराम महत्वपूर्ण नहीं था। उनके लिए क्या थी? मातृभूमि की स्वाधीनता ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अपने वंश की प्रतिष्ठा के अनुकूल संघर्ष का मार्ग चुना। आक्रमणों से प्रताप के अन्य सामंतों के साहस में कमी आने लगी थी, ठीक है ना। तो यानी कि महाराणा प्रताप में तो जोश था, लेकिन उनके जो अधिकारी थे उनके अब साहस में थोड़ी क्या आने लगी थी? कमी आने लगी थी। जैसे खानवा के युद्ध में बाबर के सैनिकों के जोश में कमी आई थी, वैसे ही महाराणा प्रताप के सैनिकों में जोश में कमी आई। ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप ने सभी सामंतों को एकत्र कर उनके सामने रघुकुल की मर्यादा की रक्षा करने और मेवाड़ को पूर्ण स्वतंत्र करने का विश्वास दिलाया और प्रतिज्ञा की कि जब तक मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करा लूंगा तब तक राजमहलों में नहीं रहूंगा। देखिए बाबर ने खानवा के युद्ध में की थी और इधर महाराणा प्रताप कर रहा है, ठीक है। बाबर ने क्या कहा था कि मैं आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा, कर नहीं लगाऊंगा, और महाराणा प्रताप क्या कह रहे हैं कि मैं राजमहल में नहीं रहूंगा, पलंग पर नहीं सोऊंगा, पंच धातु सोना चांदी तांबा पीतल कांसा के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा। आत्मविश्वास के साथ मेवाड़ के स्वामी भक्त सरदारों और भीलों की सहायता से शक्तिशाली सेना का संगठन किया और मुगलों से अधिक दूर रहकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए अपनी राजधानी गोगुंदा से कुंभलगढ़ स्थानांतरित की। याद रखिएगा महाराणा प्रताप ने अपनी पहली राजधानी कहां बनाई? कुंभलगढ़। अकबर को प्रताप द्वारा मेवाड़ राज्य में उसकी सत्ता के विरुद्ध किए जा रहे प्रयत्नों की जानकारी मिलने लगी। अतः अकबर ने पहल करते हुए प्रताप के राज्यारोहण के वर्ष से ही उसे अधीनता स्वीकार करवाने के लिए एक के बाद एक 4 दूत भेजे, ठीक है। महाराणा प्रताप के सिंहासन पर बैठने के 6 महीना बाद सितंबर 1572 ईस्वी को अकबर ने अपने अत्यंत चतुर और वाकपटु दरबारी जलाल खां कोरची के साथ संधि प्रस्ताव भेजा था, ठीक है ना। तो सबसे पहले किसको भेजा था? जलाल खां को। अगले वर्ष अकबर ने अपने अधीन करने के लिए महाराणा प्रताप को कन्नौज से 3 और अन्य दरबार यानी कि 1572 में किसको भेजा? कोरची को, एक को ही भेजा था, जलाल खां कोरची को। और 1573 में किसको भेजा? पहले भेजा मान सिंह को, फिर भगवान दास को और फिर टोडरमल को। तो तीनों को कब भेजा था? 1573 में। किंतु प्रताप किसी भी कीमत पर अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। मेवाड़ पर आक्रमण की योजना, हल्दी घाटी युद्ध,
ठीक है। मेवाड़ पर आक्रमण की योजना, मेवाड़ पर आक्रमण की योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए मार्च 1576 ईस्वी में अकबर स्वयं अजमेर जा पहुंचा। वहीं पर मानसिंह को मेवाड़ के विरुद्ध भेजी जाने वाली सेना का सेना नायक घोषित किया गया, यानी कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध किसको कमांडर बनाया गया? मानसिंह को। अकबर का क्या उद्देश्य था? राजपूत के खिलाफ राजपूत को लड़ाओ, ताकि राजपूतों की शक्ति कमजोर रहेगी और वो सदैव हमारे अधीन रहेंगी। 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को मानसिंह सेना लेकर मेवाड़ विजय के लिए चल पड़ा। 2 माह मांडलगढ़ में रहने के बाद अपने सैन्य बल में वृद्धि कर मानसिंह खमनोर के गांव में आ पहुंचा। इस समय मानसिंह के साथ गाजी खां बदख्शी, ठीक है, ख्वाजा गयासुद्दीन अली, आसिफ खां, सैयद अहमद खां, सैयद हासिम खां, जगन्नाथ कच्छावा, सैयद राजू मिहत्तर खां, भगवंत दास का भाई माधो सिंह, मुजाहिद बेग आदि थे, सरदार उपस्थित थे। मुगल काल में यह पहला अवसर था जब किसी हिंदू को इतनी बड़ी सेना का सेनापति बनाकर भेजा गया था। मानसिंह को मुगल सेना का प्रधान सेनापति बनाए जाने से मुस्लिम दरबारियों में नाराजगी फैल गई थी। बदायूनी ने अपने संरक्षक नकीब खान से भी इस युद्ध में चलने के लिए कहा, तो उसने उत्तर दिया कि यदि इस सेना का सेनापति एक हिंदू ना होता तो मैं पहला व्यक्ति होता जो इस युद्ध में शामिल होता। ग्वालियर के राजा राम शाह और पुराने अनुभवी योद्धाओं ने राय दी कि मुगल सेना की अधिकांश सैनिकों को पर्वतीय भाग में लड़ने का अनुभव नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। और महाराणा प्रताप ने तो कौन सी युद्ध, गोरिल्ला और पहाड़ी युद्ध में महारत है, अतः उनको पहाड़ी भाग में घेर कर नष्ट कर देना चाहिए। किंतु युवा वर्ग ने इस राय को चुनौती देते हुए इस बात पर जोर दिया कि मेवाड़ के बहादुरों को पहाड़ी भाग से बाहर निकलकर शत्रु सेना को खुले मैदान में पराजित करना चाहिए। अंत में मानसिंह ने बनास नदी के किनारे मोलेला में अपना शिविर स्थापित किया और प्रताप ने मानसिंह से 6 मील दूर लोसिंग गांव में पड़ाव डाला था। मुगल सेना में हरावल सेना, जो सेना का सबसे आगे वाला भाग होता है, का नेतृत्व सैयद हासिम खान कर रहा था और उसके साथ मोहम्मद बदख्शी, रफी, राजा जगन्नाथ और आसफ खान थे। प्रताप की सेना के 2 भाग थे। प्रताप की सेना के हरावल में हकीम खान सूरी, देखिए यहाँ पे भी मुस्लिम कमांडर है हकीम खान सूरी, और राणा सांगा के भी मुस्लिम कमांडर कौन थे? हसन खान मेवाती। हकीम खान सूरी अपने पुत्रों सहित ग्वालियर का राम शाह, पुरोहित गोपीनाथ, शंकरदास चारण जैसा पुरोहित, जगन्नाथ सलूम्बर का चुंडावत कृष्णदास, सरदारगढ़ का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत सांगा, जयमल मेड़तिया का पुत्र रामदास आदि शामिल थे। दूसरे भाग का नेतृत्व सेना के केंद्र में रहकर महाराणा कर रहे थे, जिनके साथ में भामाशाह और उनका भाई ताराचंद था। 18 जून 1576 प्रातःकाल प्रताप ने लोसिंग से हल्दी घाटी में गोगुंदा की ओर बढ़ती सेना का सामना करने का निश्चय कर कूच किया। युद्ध के प्रथम भाग में मुगल सेना का प्रबल तोड़ने के लिए महाराणा ने अपने हाथी लूणा को आगे बढ़ाया, जिसका मुकाबला मुगल हाथी गजमुख या गजमुक्ता ने किया था। याद रखिएगा, गजमुख घायल होकर भागने ही वाला था कि लूणा का महावत तीर लगने से घायल हो गया और लूणा लौट पड़ा। इस पर महाराणा के विख्यात हाथी राम प्रसाद को मैदान में उतारना पड़ा और युद्ध का प्रारंभ प्रताप की हरावल सेना के भीषण आक्रमण से हुआ था। मेवाड़ के सैनिकों ने अपने तेज हमले और वीरतापूर्ण युद्ध कौशल द्वारा मुगल पक्ष की अग्रिम पंक्ति और बाएं पार्श्व यानी कि किनारे को छिन्न भिन्न कर दिया। बदायूनी के अनुसार इस हमले से घबराकर मुगल सेना लूणकरण के नेतृत्व में भेड़ों के झुंड की तरह भाग निकली। इस समय जब प्रताप के राजपूत सैनिकों और मुगल सेना के राजपूत सैनिकों के मध्य फर्क करना कठिन हो गया, तो बदायूनी ने यह बात मुगल सेना के दूसरे सेनापति आसफ खान से पूछी। तो आसफ खान ने कहा कि तुम तो तीर चलाते जाओ, राजपूत किसी भी ओर का मारा जाए, इससे इस्लाम का तो लाभ ही होगा। मानसिंह को मुगल सेना का सेनापति बनाने का बदायूनी ने भी विरोधी था, किंतु जब उसने मानसिंह को प्रताप के विरुद्ध बड़ी वीरता और चातुर्य से लड़ते देखा तो प्रसन्न हो गया।
तो शुरुआत में तो विरोध किया कि भाई मान सिंह को मुस्लिम सेना का कमांडर क्यों बनाया जा रहा है, वो भी एक हिंदू राजा के खिलाफ में। लेकिन जब देखा कि मान सिंह बड़ी वीरता के साथ लड़ रहा है तो वो बहुत ही प्रसन्न हो गया। ठीक है। युद्ध के दौरान सैयद हासिम घोड़े से गिर गया और आसफ खान ने पीछे हटकर मुगल सेना के मध्य भाग में जाकर शरण ली थी। जगन्नाथ कच्छावा भी मारा जाता, किंतु उसकी सहायता के लिए चंदावल, सेना का जो सबसे पीछे वाला भाग होता है उसको चंदावल, जो आगे वाला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, हरावल, और जो सबसे पीछे वाला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, चंदावल। ठीक है। चंदावल से सैन्य टुकड़ी लेकर माधो सिंह कच्छावा आ गया था। मुगल सेना के चंदावल में मिहत्तर खान के नेतृत्व में आपात स्थिति के लिए सुरक्षित सैनिक टुकड़ी रखी गई थी। अपनी सेना को भागते देख मिहत्तर खान आगे की ओर चिल्लाते हुए आया कि बादशाह सलामत एक बड़ी सेना के साथ स्वयं आ रहे हैं। झूठी अफवाह फैलाई। इसके बाद स्थिति बदल गई और भागती हुई मुगल सेना नए उत्साह और जोश के साथ लौट पड़ी। राणा प्रताप अपने प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर सवार होकर लड़ रहा था। मानसिंह मर्दाना नामक हाथी पर सवार था। रणछोड़ भट्ट कृत संस्कृत ग्रंथ अमर काव्य में वर्णन है। इसका वर्णन है कि प्रताप ने बड़े वेग के साथ चेतक के अगले पैरों को मानसिंह के हाथी के मस्तिष्क पर टिका दिया था और अपने भाले से मानसिंह पर वार किया। मानसिंह ने होदे में नीचे झुककर अपने को बचा लिया, किंतु उसका महावत मारा गया। इस हमले में मानसिंह के हाथी की सूंड पर लगी तलवार से चेतक का अगला पैर कट गया। प्रताप को संकट में देखकर बड़ी सादड़ी के झाला बीदा ने राजकीय छत्र स्वयं धारण कर, वहां पे झाला अज्जा ने, खानवा के युद्ध में झाला अज्जा ने धारण किया था और यहाँ पर झाला बीदा ने छत्र स्वयं धारण कर युद्ध जारी रखा। प्रताप ने युद्ध को पहाड़ों की ओर मोड़ लिया। हल्दी घाटी से कुछ दूर पलीचा नामक स्थान पर घायल चेतक की मृत्यु हो गई, जहां उसका चबूतरा आज भी बना हुआ है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से झाला बीदा, मानसिंह सोनगरा, जयमल मेड़तिया का पुत्र रामदास, राम सिंह और उसके 3 पुत्र शालीवान, भवानी सिंह, प्रताप सिंह वीरता का प्रदर्शन करते हुए मारे गए। सलूम्बर का रावत, कृष्णदास टुंडावत, घाणेराव का गोपालदास, भामाशाह, ताराचंद आदि रण क्षेत्र में बसने वाले प्रमुख सरदार थे। जब युद्ध पूर्ण गति पर था तब प्रताप ने युद्ध स्थिति में परिवर्तन किया, युद्ध को पहाड़ों की ओर मोड़ दिया। मान सिंह ने मेवाड़ी सेना का पीछा नहीं किया, क्योंकि मुगल सेना काफी थक चुकी थी और उनमें महाराणा की सेना को लेकर काफी खौफ पैदा हो गया था कि महाराणा पहाड़ों में घात लगाकर बैठे होंगे और वो हम पर हमला कर देंगे। तो पीछा नहीं किया, यानी कि वो डर गए थे। पीछा नहीं करने के पीछे कारण क्या, मुगल सेना एक तो काफी थक चुकी थी और महाराणा प्रताप को लेकर उनमें काफी खौफ पैदा हो गया, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो महाराणा प्रताप का पीछा करे। मुगलों द्वारा प्रताप की सेना का पीछा ना करने के 3 कारण बताए हैं बदायूं ने। किसने? 3 कारण। एक तो जून माह की झुलसाने वाली तेज धूप, मुगल सेना की अत्यधिक थकान से युद्ध करने की क्षमता ना रहना, और मुगलों को भय था कि महाराणा पहाड़ों में घात लगाए हुए हैं और इसके अचानक आक्रमण से अत्यधिक सैनिकों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इस तरह अकबर की इच्छानुसार वह ना प्रताप को ना तो पकड़ सका और ना मार सका, ना ही मेवाड़ की सैन्य शक्ति का विनाश कर सका। अकबर का यह सैन्य अभियान असफल रहा और पासा महाराणा प्रताप के पक्ष में था। युद्ध के परिणाम से खिन्न होकर, यानी कि नाराज होकर, अकबर ने मान सिंह और असफ खान की कुछ दिन के लिए ड्योढ़ी बंद कर दी, यानी कि उनको दरबार में आने पर बैन कर दिया कि तुम दोनों दरबार में नहीं आओगे, मुझे अपनी नजर नहीं दिखाओगे, ठीक है ना, मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे, अर्थात इनको दरबार में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया। शहंशाह अकबर की विशाल साधन संपन्न सेना का गर्व मेवाड़ी सेना ने ध्वस्त कर दिया। जब राजस्थान के राजाओं में मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर उनकी अधीनता मानने की होड़ मची हुई थी, उस समय प्रताप द्वारा स्वतंत्रता का मार्ग चुनना निस्संदेह सराहनीय कदम था। ठीक है।
अब है शाहबाज खां के अभियान हल्दी घाटी युद्ध के बाद में देखिए अकबर क्या क्या मकसद था, महाराणा प्रताप को या तो जिद्दा पकड़ा जाए या फिर मारा जाए या फिर महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार करवाई जाए, तो इनमें से कोई भी काम नहीं हुआ था। तो इसीलिए महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाने के लिए हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में भी अकबर ने कई अभियान किए थे। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने प्रताप को पूरी तरह से कुचलने के लिए मीर बख्शी क्या होती है पोस्ट, मुगल सेना का सेनापति जो सेना संभालता है, ठीक है ना, मीर बख्शी उसको बोलते हैं, शाहबाज खां को 3 बार प्रताप के विरुद्ध भेजा। 15 अक्टूबर 1577 ईस्वी को शाहबाज खां को प्रथम बार मेवाड़ के लिए रवाना किया गया। प्रथम आक्रमण के समय शाहबाज ने केलवाड़ा गांव पर अधिकार कर कुंभलगढ़ का घेरा डाला, फिर भी उसको लेने में सफलता नहीं मिली और कुछ समय बाद प्रताप ने पुनः अधिकार कर लिया। प्रताप राव अक्षयराज के पुत्र भाण सोनगरा को किलेदार नियुक्त कर अपने सैनिकों के साथ ईडर की तरफ निकल गया और चुलिया गांव में ठहरा। यहाँ भामाशाह और उसके भाई ताराचंद ने 25 लाख रुपए 20,000 अशरफियां राणा को भेंट की थी। भामाशाह ने, याद रखिएगा, भामाशाह की सैनिक और प्रशासनिक क्षमता को देखकर प्रताप ने इसी समय रामा महाशाणी के स्थान पर उसे मेवाड़ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। भामाशाह से आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाने के बाद प्रताप ने सेना का पुनर्गठन किया और जुलाई 1582 में अवसर देखकर दिवेर राजसमंद के दर्रे पर कायम मुगल थाने पर हमला किया। इस थाने पर अकबर के चाचा सुल्तान खां का नियंत्रण था। संघर्ष के दौरान अमर सिंह ने अपना भाला इतनी शक्ति से मारा कि वह सुल्तान खां मुगल को भेदता हुआ उसके घोड़े के भी आर पार हो गया। दिवेर की विजय के बाद इस पर्वतीय भाग पर प्रताप का अधिकार हो गया। कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है, याद रखिएगा। अब प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान। अकबर ने दिसंबर 1584 ईस्वी को जगन्नाथ कच्छावा आमेर के राजा भारमल का छोटा पुत्र को अजमेर का सूबेदार बनाकर मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था। जगन्नाथ कुछ भी विशेष नहीं कर पाया और निराश होकर 1585 में मेवाड़ से चला गया। जगन्नाथ कच्छावा का आक्रमण मेवाड़ पर प्रताप के समय अंतिम आक्रमण सिद्ध हुआ था। अब अकबर को विश्वास हो गया कि महाराणा प्रताप को पकड़ पाना अथवा उससे प्रभुसत्ता स्वीकार करवाने का प्रयत्न केवल एक कल्पना मात्र है। साथ ही अकबर अब पश्चिमोत्तर समस्या में उलझ गया था। ठीक है, इस कारण प्रताप के विरुद्ध अभियान हमेशा के लिए बंद कर गए। धनुष की प्रत्यंचा खींचने के कारण प्रताप घायल हो गया। ठीक है, और उनका 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 57 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। ठीक है, देखिए, जिसने कभी अपने घोड़ों को, महाराणा प्रताप के बारे में कहा गया है, जिसने कभी अपने घोड़ों को शाही सेना में भेजकर दाग नहीं लगवाया, जिसने अपनी पगड़ी किसी के आगे नहीं झुकाई, जो सदा शत्रुओं के प्रति व्यंग्य भरी कविताएं गाता था, जो समस्त भारत के भार की गाड़ी को बाएं कंधे से खींचने में समर्थ था, जो कभी नौरोज में नहीं गया। नौरोज क्या होता था कि भाई विशेष अवसरों पर बादशाह को नजराना देना, उनके सामने उपस्थित होना, हाजिरी लगाने को बोलते थे नौरोज। जो शाही डेरों में नहीं गया और जिस अकबर के झरोखे की प्रतिष्ठा विश्व भर में व्याप्त थी, वह उसके नीचे नहीं गया आया। ऐसा गहलोत महाराणा प्रताप विजय के साथ मृत्यु के पास चला गया है। ठीक है ना। इस अवसर का लाभ उठाकर उसने मेवाड़ के उत्तर पश्चिम मध्य भाग में फैले हुए मुगल थानों पर धावे बोलने प्रारंभ कर दिए। सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग, ये लाइन कहीं और से लेनी थी। महाराणा प्रताप के बारे में कुछ और बातें बताई गई है। शीघ्र ही उसने 36 स्थानों के, जब उसने देखा कि अकबर अब पश्चिमोत्तर भारत की सीमा में व्यस्त है, ये बीच में एक स्लाइड जो लास्ट में थी वो पहले आ गई है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अब मैं वापस समझा दूंगा। जब महाराणा प्रताप को यह लगा कि अकबर अब पश्चिमोत्तर भारत की सीमा में व्यस्त है, ठीक है, तो इसका फायदा उठाते हुए महाराणा प्रताप ने शीघ्र ही 36 स्थानों के मुगल थाने उठा दिए। उसमें उदयपुर, मोही, गोगुंदा,
मांडल, पानरवा आदि प्रमुख थे। उदयपुर से प्राप्त 1581 ईस्वी के एक लेख में प्रताप द्वारा त्रिवेंद्र साधुनाथ को जहाजपुर के निकट मंडोर की जागीर प्रदान करने का उल्लेख है। इससे पता चलता है कि प्रताप ने उस समय तक मेवाड़ के उत्तर पूर्वी प्रदेश पर पुनः अधिकार कर लिया था और अपने विश्वसनीय अनुयायियों को जागीरें प्रदान कर पुनर्निर्माण के कार्य में व्यस्त था। 1585 के बाद उसने अपनी राजधानी चावंड के विकास पर पूरा ध्यान दिया और यहाँ अनेक महल और मंदिर बनवाए। जीवधर की रचना अमर सार के अनुसार प्रताप ने ऐसा सुदृढ़ शासन स्थापित कर लिया था कि महिलाओं और बच्चों तक को किसी से भय नहीं रहा। आंतरिक सुरक्षा भी लोगों को इतनी प्राप्त हो गई थी कि बिना अपराध के किसी को कोई दंड नहीं दिया जाता था। उसने शिक्षा प्रचार के सभी प्रयत्न किए थे। अब विद्वानों के संरक्षक के रूप में 1581 ईस्वी के अंत तक प्रताप ने चित्तौड़, मांडलगढ़ और अजमेर से उनको जोड़ने वाले अंतर्वर्ती क्षेत्रों के अतिरिक्त प्राय संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। मुगल आक्रमण बंद होने के कारण प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष चावंड में शांतिपूर्वक राज्य करते हुए बिताए। शांति काल में राजधानी चावंड ने बड़ी तरक्की की। यहाँ कलात्मक भवनों और मंदिरों का निर्माण हुआ। व्यापार, वाणिज्य, कला, साहित्य, संगीत को प्रोत्साहन मिलने लगा। प्रताप के संरक्षण में चावंड में रहते हुए चक्रपाणि मिश्र ने 3 संस्कृत ग्रंथ राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला और विश्व वल्लभ लिखे थे। चक्रपाणि मिश्र याद रखिएगा। ये ग्रंथ क्रमशः गद्दी नशीनी की शास्त्रीय पद्धति, ज्योतिष शास्त्र, उद्यान विज्ञान के विषयों से संबंधित है। प्रताप के राज्य काल में भामाशाह के भाई ताराचंद की प्रेरणा से 1595 ईस्वी में हेमरत्न सूरी द्वारा गोरा बादल कथा पद्मिनी चौपाई काव्य ग्रंथ की रचना की गई थी। सैनिक में त्याग और बलिदान की भावना उत्पन्न करने के लिए चारण कवि रामा सांधु और माला सांधु प्रताप की सेना के साथ में रहते थे। रामा सांधु ने प्रताप के शौर्य का गुणगान करते हुए लिखा है कि अकबर एक पक्षी के समान है जिसने अत्यंत आकाश रूपी प्रताप की था पाने के लिए उड़ान भर ली है, पर वह उसका पार नहीं पा रहा है। अंत में हार कर उसे अपनी हद में रहना पड़ा। इसी काल में चावंड में प्रसिद्ध चित्रकार निसारदी नासिरुद्दीन हुआ था, याद रखिएगा। अब है महाराणा प्रताप की चारित्रिक विशेषताएं। निहत्थे पर वार नहीं करना। उन्होंने कभी भी निहत्थे पर वार नहीं करने का प्रण ले रखा था। वे सदैव 2 तलवार रखते थे, एक तलवार दुश्मन को देने के लिए भी रखते थे। मेवाड़ का राज चिन्ह सामाजिक समरसता का प्रतीक है। एक तरफ क्षत्रिय और एक तरफ भील योद्धा सर्व समाज समभाव का सूचक है। महाराणा प्रताप सभी के प्रिय थे और सब लोग उनके लिए प्राण देने के लिए तैयार रहते थे। स्वतंत्रता प्रेमी महाराणा प्रताप स्वाधीनता प्रेमी थे। उनके कष्टों के बाद, अनेक कष्टों के बाद भी किसी भी कीमत पर अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए। धर्म रक्षक व राज चिन्ह समान। धर्म रक्षक व राज चिन्ह की सदैव रक्षा की और उनकी मान्यता थी कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करता। धर्म की रक्षा के लिए ही तलवार रखते हैं। शील स्त्री सम्मान, नारी सम्मान के लिए भारतीय परंपरा का उदाहरण प्रस्तुत किया। कुंवर अमर सिंह ने 1580 में जब अचानक शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर सूबेदार अब्दुल रहीम खाने खाना के परिवार को बंदी बना लिया था, तब प्रताप ने खाने खाना की स्त्रियों और बच्चों को ससम्मान और सुरक्षित वापस लौटाने के आदेश भिजवाए थे। महाराणा प्रताप बाद में शिवाजी छत्रसाल से लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम में स्वतंत्रता योद्धाओं के प्रेरणा बने थे। उनका विलक्षण सहयोगी प्रतिभा के कारण ही भामाशाह ने अपनी समस्त संपदा महाराणा के चरणों में समर्पित कर दी थी। ठीक है, तो ये था महाराणा प्रताप के बारे में। देखिए वापस से एक बार मैं आपको बता दूं कि 1567 ईस्वी में, 1567 ईस्वी में अकबर ने क्या किया, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। कब? 1567 में अकबर ने क्या किया, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। जयमल और फत्ता वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे और चित्तौड़ पर अधिकार हो गया था। तो 1572 ईस्वी में, इसी गम से 1572 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। हालांकि महाराणा प्रताप बड़े होते हैं, लेकिन वो महाराणा उदय सिंह अपनी रानी धीर कंवर के कहने पर जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। लेकिन मेवाड़ के जो स्वामी भक्त सामंत सरदार होते हैं वो महाराणा प्रताप को अपना राणा घोषित कर देते हैं और जगमाल कहां चला जाता है, अकबर की शरण में चला जाता है। अब अकबर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कि महाराणा प्रताप
हमारी अधीनता स्वीकार कर ले, मेरे अधीन आ जाए। तो इसको समझाने के लिए 4 दूत मंडल भेजते हैं। पहला जलाल खां कोरची, फिर मान सिंह, फिर भगवान दास और फिर टोडरमल को भेजते हैं। एक 1572 में भेजते हैं और 3 1573 में भेजते हैं। इतनी बात याद रखिएगा। लेकिन महाराणा प्रताप जो स्वतंत्रता के पुजारी थे, वो किसी भी प्रकार से अकबर की अधीनता मानने से इनकार कर देते हैं। फिर अकबर क्या करता है, युद्ध का रास्ता चुनता है। ठीक है, तो युद्ध का रास्ता 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। सेना का सेनापति किससे बनाया जाता है, मान सिंह को। और इधर कौन होता है, महाराणा प्रताप और हकीम खां सूरी। तो दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध होता है। तो अकबर का जो मकसद होता है कि महाराणा प्रताप को या तो अधीनता स्वीकार करवाई जाए, या उसे पकड़ा जाए, या उसे मार दिया जाए, तो कोई भी पूरा नहीं होता है। और महाराणा प्रताप उसके बाद में भी अपनी स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखते हैं। क्या रखते हैं, स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखते हैं। और महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाने के लिए शाहबाज खां को भेजा जाता है। शाहबाज खां क्या करता है, कुंभलगढ़ पे अधिकार कर लेता है। लेकिन महाराणा प्रताप को वो पकड़ नहीं पाता है, महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाता है। ठीक है, और बाद में अकबर अन्य भागों में व्यस्त हो जाता है। तो इसका फायदा उठा करके महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़ को छोड़ करके मेवाड़ के अधिकांश भाग को वापस अपने अधिकार में ले लेता है। इसी में एक प्रसिद्ध होता है 1582 दिवेर का युद्ध होता है। क्या होता है, दिवेर का युद्ध होता है। ठीक है, जिसमें महाराणा प्रताप मुगल सेनापति सुल्तान खां को मारकर उस युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, यहीं से महाराणा प्रताप की विजय की शुरुआत होती है। बाद में वो चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं। और अकबर, मुगलों का आक्रमण होता नहीं है तो वो चावंड के विकास पर ध्यान देते हैं, याद रखिएगा। और 1597 ईस्वी में जो धनुष होता है उसकी प्रत्यंचा खींच रहे होते हैं और वो टूट जाती है, और उसी से उनको एक जख्म लग जाता है, और बाद में उसी कारण उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो महाराणा प्रताप स्वतंत्रता के महान पुजारी थे। ठीक है ना, कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की उन्होंने, और जीवन भर कठिनाई सहन करते रहे, लेकिन अपनी स्वतंत्रता से कोई भी समझौता नहीं किया। तो ऐसी शख्सियत थे महाराणा प्रताप। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।